गुड मॉर्निंग। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ रहे हैं कि जो इतिहास से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे। आज जो पढ़ना हमें राजधर्म के नवीन सिद्धांत पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, मैं अक्सर अपने स्टूडेंटों की सलाह मांगता रहता हूं, तो स्टूडेंटों की सलाह पर मैंने आज इस वीडियो में एक नया, जैसा कि मेरा फेस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और दूसरी चीज़ ये हमको सलाह मिली कि सर आप थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ा करिए। पैराग्राफ को पढ़ने से क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो छूट जा रही हैं, हम लोग समझ में नहीं आ रही हैं, वो आप उनको पकड़ेंगे, उन शब्दावलियों को आप हमें समझाएंगे। अब तक मेरा जो उद्देश्य होता था पढ़ाने का वो ये था कि मैं पैराग्राफ का जो निचोड़ होता था वो मैं आप लोगों को बताता था, जिससे आप उस पैराग्राफ को समझ लीजिए और आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की कमेंट आए हुए हैं, हमें आप लोगों ने बताया है, तो मैं ज़रूर पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करूँगा और उसमें से सारी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करूँगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो राजधर्म के नवीन सिद्धांत। देखिए, ये है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजा या किसी राज्य के धर्म माने जो नियम होते हैं, कौन कौन से थे, वो सिद्धांत कौन कौन से, नवीन सिद्धांत कौन से थे, जिसका उदय इस काल में हुआ, अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो हमें जो मेन पढ़ना इस समय दक्षिण के राजा और सरदार। देखिए, इस समय ये नवीन प्रकार की प्रणाली जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो दक्षिण में है राजा हैं और वहाँ पर सरदार की उत्पत्ति हुई। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, महाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम ब्रैकेट में अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। तो यहाँ पर देखिए, हमको देखना क्या अब इस पैराग्राफ में तमिलकम एक शब्द आया है। इसी तमिलकम क्षेत्र में, तमिलकम क्षेत्र कहाँ है, अर्थात ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है और केरल के हिस्से में है। और यहाँ पर 3 राज्यों का उस समय उदय हुआ। आप देखेंगे, अभी मैं मैप में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, चोल, चेर और पांड्य। वहाँ पर जो शासक हुए उन्हें क्या कहा गया, सरदारियों कहा गया। अभी आगे हम सरदारियों को स्पष्ट करेंगे। सरदारियों, आइए अब देखते हैं हम लोग कि ये सरदार और सरदारी कौन थे, इनकी क्या विशेषता थी। आइए हम लोग देखते हैं भाई, सरदार और सरदारी कौन थे। देखिए, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। कैसा व्यक्ति होता था, शक्तिशाली, जिसके पास पावर होती थी, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। आप इसको ध्यान दीजिए, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, मतलब एक ही कुनबे के लोग होते थे जो उसका समर्थन करते थे। अब वो काम कौन सा करता था उसको देखिए। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, जो विशेष काम होते थे, युद्ध के समय नेतृत्व करना, युद्ध के समय भी नेतृत्व करता था, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करता था, भूमिका निभाता था। और इसके लिए वो क्या करता था, अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। जबकि वहाँ की जो जनता होती थी उससे राजा तो कर लेता ही था, वसूल करता ही था, और अपने समर्थकों में उस भेंट का क्या करता था, वितरण करता था। अपने समर्थकों में उस भेंट का क्या करता था, वितरण करता था। अब इसको आप इस तरह से देखिए, सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। तो अब अगर आपसे पूछा जाए भाई सरदार या सरदारी कौन थे, तो आप बताएंगे एक शक्तिशाली वर्ग होता था जिसके पास बहुत सारे अधिकार होते थे। ठीक है,
अब एक इसमें क्या है ये हम लोग देखते हैं, ये क्या है भाई, हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। किन राज्यों के बारे में? चेर, चोर और पांड। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शक शामिल थे। देखिए अब यहाँ पर आपको दो शब्द मिला, एक सातवाहन मिला और एक क्या मिले, शक मिले। इनको दोनों को आपको देखना है। शक कहाँ थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया आप वही जानेंगे जहाँ अफगानिस्तान ये सब जो क्षेत्र है। और सातवाहन का जो कार्यकाल हो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय ईस्वी तक है। इसको भी आप देखिए, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से, और हम लोग सिलेबस में क्या इंगित किया गया है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक इंगित किया गया है। ये दो वंश हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम देखेंगे इनकी स्थिति क्या है, इन्होंने किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का उदय किया। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किया उन्होंने। आइए हम लोग देखते हैं। ये भाई ये कठिन सेना के लिए हाथी पकड़ना अर्थशास्त्र में मिला हुआ विवरण, इसको हम लोगों ने देखा ही है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। ये यहाँ पर है पांड्य सरदार सेतु गुत्तुवन की वन यात्रा। देखिए यहाँ पर एक हेडिंग है, पांड्य सरदार सेतु गुत्तुवन की वन यात्रा। देखिए यहाँ पर एक महाकाव्य है जिसे शिलापादिकारम कहा गया है। ये तमिल महाकाव्य है। बस यही इतना आप जानिए, ये तमिल महाकाव्य है जिसे किस नाम से जाना जाता है, शिलापादिकारम। अभी इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इनकी अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। कैसे किया आइए देखते हैं। जो हम लोगों को देखना है, दैविक राजा की अवधारणा इन्होंने विकसित की। किस राजा की? दैविक राजा की अवधारणा। आइए देखते हैं दैविक राजा क्या था, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए इसमें यह बताया गया है कि यदि अपने आप को ऊपर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हम क्या हैं, देवी देवताओं के समतुल्य हैं, कुषाण। और इसको सातवाहन और कुषाण शासकों ने इसको शुरुआत किया था। ठीक है, तो देवी देवताओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, जो मध्यस्थ होते थे इनकी भूमिका कम हो गई। जैसे पहले देखेंगे आजकल क्या है, जो पुरोहित लोग हैं वो कहेंगे आप ये अनुष्ठान करिए, ये यज्ञ करिए, आपको ये स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन स्वयं राजा जो है किससे जुड़ गए, इन बिचौलियों को समाप्त करने का प्रयास करने लगे। आप देखेंगे यहाँ पर अपनी सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत करने का एक नई परंपरा का शुरुआत हो रहा है। आप देखेंगे क्या है, एक नई परंपरा का। आइए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और मूर्तियों पर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है भाई, कुषाण शासकों ने जो अपने राजधर्म का प्रतिपादन किया वो कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी, उत्तर प्रदेश में मथुरा। हमें उम्मीद है कि आप लोग मथुरा शब्द का सुनते ही जान जाएंगे मथुरा कहाँ है, पश्चिम है, दिल्ली के निकट है। कि एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई। अभी हम नीचे आपको दिखाएंगे। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देव
तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। मैंने पिछले बताया ना, देव के तुल्य कुषाण शासक अपने को अवतार देवताओं के बराबर प्रस्तुत करने की कोशिश उन्होंने किया। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। किसकी उपाधि लगाई? देवपुत्र की। आप लोग नोट कर लेना इसको भाई, देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। ऐसा है वो शायद इसलिए करना चाहते थे क्योंकि चीन में उस समय इस प्रकार की अवधारणा प्रचलित थी। अर्थात चीन के जो शासक होते थे वो अपने आप को स्वर्ग पुत्र कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे? स्वर्ग पुत्र कहते थे, जैसा कि यहाँ पर देखिए डिनोट किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। देखिए एक शब्द आ रहा है सामंत, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सामंत बस इतना जान लीजिए कि भूमि से जुड़ी हुई अवधारणा है, बस। इसके बाद आगे अभी हम आपको, जैसा कि आगे दिया भी गया, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। निर्भर थे, अपना निर्वाह कैसे करते थे? स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे शासकों के अधीन हो जाते थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें हम लोगों को देखना है कि गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। अब देखो, गुप्त शासकों का इतिहास किससे लिखा गया है? साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से। इसीलिए गुप्त काल क्या कहा जाता है? स्वर्ग काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऐतिहासिक प्रशस्तियाँ हैं गुप्त काल की। यद्यपि अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते रहते थे। ठीक है, आइए पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। ये एक कुषाण का सिक्का है। देखिए इसमें इसको क्या किया गया है? देवताओं के बराबर दिखाया गया। देखिए ये देवताओं के, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, हाँ, देवतुल्य दिखाया गया, दिखाने का प्रयास किया गया। सिक्कों में मिल रही हमें जानकारी। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, आगे हाँ करते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग थे। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। देखिए एक जो मैं भी चर्चा कर रहा था, एक है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसको जरूर जानिएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, संस्कृत में की थी। तो प्रश्न बहुत पूछा जाता है भाई कि प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने किया था? तो आप पहले ये बताइए कि हरिसेन ने किया था। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। प्रयाग प्रशस्त की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। इतने प्रश्न यहाँ से आप जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से इतने प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। देखिए इसमें इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये देखिए एक चीज़ मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये बलुआ पत्थर की बनी हुई एक राजा की मूर्ति है, जो कि कुषाण कालीन है, आपको मिली हुई है। आप देखिए, आप ये देख कर बताइए कि इस मूर्ति में ऐसा क्या लग रहा है कि जी है, ये आपको पता चल जाए कि ये किसी राजा की मूर्ति है। देखिए यहाँ प्रश्न भी किया गया है, राजा ने दिव्य स्थिति का दावा क्यों किया? एक प्रश्न का उत्तर आप ये लोग इस पर डिस्कशन करिएगा। देखिए उस समय मैं, चलिए अभी चर्चा नहीं करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे मुझे लगे कि आप जानते हैं। अब आइए एक चीज़ और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बदलता हुआ देहात। अगली हेडिंग जो है, अगला पैराग्राफ जो है वो बदलता हुआ देहात से संबंधित है। उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें इधर किनारे दी हुई है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या है। ठीक है, देखिए इसको आप जानिए। गुजरात की सुदर्शन झील, इसकी एक कहानी है। गुजरात में एक स्थान है गिरनार, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए गिरनार, आप ढूंढिएगा। वहाँ से एक कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुआ जिसे सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम माने जिसको निर्मित किया गया, वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। और कब का है? इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। यह अभिलेख किसका है? इस अभिलेख को शक शासक रुद्र दामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। तो शासक कौन था? शक शासक था, रुद्र दामन था। अभी आप देखेंगे शक, कुषाण, ये सब बाहर से आई हुई थी। अभी इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।
ठीक है। और फिर आगे देखिए, इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई और इसके लिए प्रजा से कर भी नहीं लिया। इस पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी के हैं, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो देखिए, इस पैराग्राफ का महत्व क्या है, यही मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। इस पैराग्राफ का महत्व ये है कि इसमें कहा गया है कि जो रुद्रदामन है, जो शासक है, उसने इस झील का निर्माण अपनी कोष से करवाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस समय बेगारी प्रथा विद्यमान थी। देखिए, बेगारी प्रथा मैं लिख दे रहा हूँ। बेगारी प्रथा क्या थी? विद्यमान थी। बेगारी प्रथा मतलब लोगों से क्या कराया जाता? जबरन काम कराया जाता था और उसके बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसीलिए दास प्रथा एक प्रकार से समझ लीजिए, दास तो नहीं कह सकते, लेकिन जबरन काम कराया जाता था। इसको हम इरेजर कर दे रहे हैं, जिस बाद में इरेजर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं। आपसे ये कहा जाए कि भाई बेगारी विद्यमान थी। हाँ, विद्यमान थी। कहाँ से पता चलता है? रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है, शासक रुद्रदामन के, जो कि सुदर्शन झील से संबंधित है। अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे। ये जो हेडिंग पढ़ रहे हैं गांव और देहात, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई क्या है। जनता में राजा की छवि कैसी थी? जनता में राजा की छवि है, इस मार्कर को हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जो राजधर्म होता है विशेषकर वो जनता के कल्याण से संबंधित होता है, प्रजा के कल्याण से। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है इस समय, क्या जानकारी दी जा रही है। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए एक देखते हैं। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया था। देखिए, जो पंचतंत्र हैं, जातक हैं, इसमें जो भी हमको मिलती हैं ये उस काल से संबंधित नहीं है, बाद से संबंधित है। यहाँ पर इसी चीज़ को बताया जा रहा है। अब देखिए, ये जो है गत तिंदु नामक जातक कहानी एक में बताया गया है। एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। सब परेशान रहते हैं और इसकी शिकायत जब होती है तो कैसे उसकी जानकारी लेता है, यही बताया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने लायक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो पैराग्राफ ज़रूरी है क्योंकि लंबा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है। आइए अब ये देखते हैं हम लोग, उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे। इस पैराग्राफ को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या हैं। ये यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैंने आपको पिछली बार ही चर्चा किया था। इस क्लास की शुरुआत से ही चर्चा किया था मैं, जब आपको समझा रहा था वही उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ते हैं, उसी में समझ में आएगा। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। देखिए, हल आ गया। अभी हल किसका बना है अभी आपको पता चलेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। देखिए, मैंने बताया था गंगा और कावेरी जो नदियाँ हैं, गंगा यमुना के दोआब आप देखेंगे। जो गंगा और कावेरी, यहीं पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। आप देखेंगे भारी वर्षा यहाँ पर होती थी। यहाँ पर क्या होती थी? भारी वर्षा होती थी। और लोहे के फाल, जैसे मैंने बताया था ना, लोहे की भूमि क्या थी? हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में ये देखिए, मैंने वहाँ पर भी चर्चा की, धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी। आप देख लीजिए, इसके आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं बढ़ने। लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीपीय कुछ हिस्सों में ही किया गया था, जहाँ से लोहे प्राप्त होते थे। ठीक है, अब इसमें से और बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखना है। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचाई थी, वहाँ पर सिंचाई होती थी। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं किसके
नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। और आप देखेंगे व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए थे। व्यक्तिगत भी हुआ था, हाँ, और कृषक किसान मिल करके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक देखिए एक हेडिंग ये है, आपको देखना इसमें ज़रूरी है, मैं इसको आपको बता दूं, आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें जो है बताया गया है मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। क्या है? विधि ग्रंथ है। सबसे पहली बात जानिए मनुस्मृति क्या है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन की क्लासों में, कंपटीशन में बहुत प्रश्न पूछा जाता है भाई मनुस्मृति क्या है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक विधि ग्रंथ है। इसकी रचना किसने किया था? मनु ने किया था। इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना मनु ने किया था। इसकी रचना मनु ने किया था। ठीक, अब हम इसको इरेजर भी कर दे रहे हैं। ठीक, इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। कब लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में मनुस्मृति है? संस्कृत में। कब लिखा गया? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। इस ग्रंथ में राजा को एक सलाह दी गई है। क्या दी गई? राजा को एक सलाह दी गई। बस इतना ही जानिए मनुस्मृति क्या है और जो है किस लिए लिखा गया है, किसने लिखा है, कब लिखा गया है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। अब अगली हेडिंग जो है वो ग्रामीण समाज की विभिन्नताओं से संबंधित है। किससे संबंधित? ग्रामीण समाज की विभिन्नताएं। आइए देखते हैं जो गांव है उस समय क्या है कैसे है। यद्यप खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति, देखिए शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ है? गहपति। इसको आपको जानना है किस भाषा में है। प्रश्न पूछा जाता है भाई गहपति शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है और किसके लिए किया गया है। दोनों चीज़ें प्रश्न आते हैं यहाँ पर, आपको जानना जरूरी है दोनों प्रश्नों को। तो पाली भाषा में किया गया है और किसके लिए किया गया है प्रयोग? छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः कैसा होता था? वंशानुगत होता था। आपको ये पता कहाँ से चल रहा है? आगे देखिए। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे बेल्लार या बड़े जमींदार। बेल्लार कौन थे? आप जान जाइए। बेल्लार बड़े जमींदार, हलवावा या उलबर और दास अड़िमाई। ये संभव है कि वर्गों की ये विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति तो भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में हमें क्या होती है? दिखाई पड़ती है। अब देखिए गहपति के बारे में बताया भाई गहपति कौन होता है। यही सब आपके प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपके आईज में पूछा गया है कि गहपति क्या है। अब आप नहीं जानते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा। इसलिए एनसीईआरटी का सूक्ष्म अध्ययन बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने बहुत सोच समझ करके शुरू किया है। आज का वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, अगर हमको इस तरह से आप लोग एडवाइजरी सलाह दे रहे हैं कि नहीं इस तरह से पढ़ा जाए तो बढ़िया है। ये भी हमको अच्छा लग रहा है कि इसमें आपको कुछ छूट नहीं रहा है। देखिए गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण रखता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। देखिए कुछ शब्दों के लिए लिखने के लिए भी आता है आप लोग, तो आप इसको जानते रहिएगा। इसको लिख भी दीजिएगा गहपति कौन है, कैसे है। आइए भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण जीवन का उदय। ये देखिए एक चीज़ आप यहाँ देखिए, एक छोटे गांव का जीवन का वर्णन किया, किसमें किया गया है? हर्षचरित। हर्षचरित क्या है अभी बताएंगे। हर्षचरित बाणभट्ट ने इसकी रचना की थी। संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। क्या है? कन्नौज में लिखी गई, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की क्या है? जीवनी है। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। लगभग इसको आप जानिए कि किसकी जीवनी है इसमें? हर्षवर्धन की है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। नाम क्या है? हर्षचरित है। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। कब लिखी गई है? लगभग 7वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाणभट्ट कौन थे? राजकवि थे। उधर प्रयाग प्रशस्त में भी राजकवि हैं। आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें और कुछ आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कैसे है, बस यही इतना आपको इसमें जानना था।
जो इम्पोर्टेंट था। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको आपको क्योंकि हैं। अब एक हेडिंग ये है आपका कि भाई भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। तो आप देखेंगे इस काल में एक नई परंपरा आती है कि भूमि के दान की अवधारणा मिलती है और उससे एक नए सामाजिक वर्ग का उदय होता है। इसको ये एक नई प्रकार की व्यवस्था का उद्भव होगा यहीं से, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको आगे हम कल का वीडियो बनाएं। आज बस यहीं तक आप लोगों को हम सीमित कर दें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। ओके, हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए। यदि इसमें कहीं आपको समस्या दिखाई पड़ती है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, व्यक्तिगत रूप से भी बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।